दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने डिटेल में देखा होगा कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। 2004 में यूपी सरकार मुलायम सिंह जी के अंडर में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मदरसा एजुकेशन एक्ट 2000 पास किया और उसके बाद जिस तरह से वहां मदरसों में पढ़ाई हो रही थी और जिस तरह से करिकुलम था, उसको देख के ये लगता है कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ेंगे वो आज की दुनिया में जिस तरह से रोजगार की जरूरत है, जिस तरह से स्किल सेट की जरूरत है, वो अपने आप को वहां पे असहाय पाएंगे और हो सकता है कि समाज में वो कटते चले जाएं। इसीलिए ये जरूरी है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ध्यान से और दोबारा देखना चाहिए। ये मुद्दा जब गया हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 यूपी सरकार लेके आई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के खिलाफ है। क्या कारण दिए, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट का जजमेंट क्या रहा, पहले मैं आपको उसकी चर्चा करूंगा। उस हाई कोर्ट के जजमेंट को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्या सुप्रीम कोर्ट ने अधूरा जजमेंट तो नहीं दे दिया, क्योंकि जो समस्या थी वो वहीं की वहीं तो नहीं रह गई है। आज इस बात को जानना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और साथ ही साथ पुराना वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने पूरी बात को डिटेल में समझना है। दोस्तों, मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के लिए जब हाई कोर्ट के अंदर ये मैटर गया, तो वहां पे जो कंक्लूजन किया हाई कोर्ट ने, मैं सीधा वहीं से शुरुआत करता हूं। हाई कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट के जजमेंट पैरा 99 में जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग डिस्कशन we hold that Madrasa Act 2004 is violative of the principle of secularism। अब ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है कि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम समाज में सेक्युलर सोसाइटी चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम स्कूलों और कॉलेजेस में बच्चों को ये कहते हैं कि आपको पहले हमें, बाकी आप कोई सेक्युलर सब्जेक्ट पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आपको अपने मजहब के बारे में पढ़ना जरूरी है और बाकी मजहबों के बारे में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। इस माइंडसेट से जब बच्चे समाज में आएंगे तो उनको लगेगा कि दुनिया में एकमात्र मजहब है, वो है इस्लाम। बाकी ये सब लोग वो हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। और कहीं यही तो कारण नहीं है अलगाववादी परंपरा को शुरुआत करने का। ये गंभीर मुद्दा है, इस पे हमें सोचना होगा। Which is part of the basic structure of Constitution, violative of Article 14, 21 and 21A of the Constitution of India, violative of Section 22 of the UGC Act, Section 22 of the UGC Act. Accordingly, Madrasa Act 2004 is declared unconstitutional. आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट, रिलीजियस और माइनॉरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन, ये सारी बातें जब ध्यान में रखी गई और बच्चों की पढ़ाई पे जब मुद्दा आया, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हमें लगता है कि जिस तरह से एक्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल के जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है, हम इस कानून को रद्द करते हैं। और जब ये रद्द किया गया तो ऑब्वियसली हजारों लाखों बच्चे इन मदरसों में पढ़ते होंगे, उनका क्या होगा। इसको देखते हुए सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक और उसी ऑर्डर में ये कहा कि सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मदरसाज एंड मदरसा स्टूडेंट्स इन स्टेट ऑफ यूपी, द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू टेक स्टेप्स forthwith for the accommodating these madrasa students, regular schools recognized under the primary education board and schools recognized under higher education intermediate education board of UP। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप जो बच्चों को मदरसा से अब निकालेंगे तो उनको अच्छी शिक्षा देनी होगी। जब आप उनको अच्छी शिक्षा देंगे तो जो आपके अभी सरकारी स्कूल है या बाकी स्कूल्स हैं, आप उनमें उनको एकोमोडेट करिए, और अगर वहां पे जगह नहीं है तो आप एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट करिए, लेकिन इन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। The state government shall also ensure that children between age 6 to 14 are not left without admission in duly recognized institution। क्योंकि 6 से 14 साल तक के में आपको राइट टू एजुकेशन जो फ्री है वो मिलना चाहिए। अब सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए हम एडमिशन नहीं दे पाए। कोर्ट का आदेश बहुत साफ था, आपको हर बच्चे को एडमिशन देना होगा और वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। आप आलतू फालतू जगह बच्चों को मत भेजिए।
क्योंकि हमें उनका कैरियर, उनका फ्यूचर बनाना है। ये आदेश था हाई कोर्ट का। इस आदेश को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लंबी चौड़ी बहस होती है, वैसे हुई, हर तरह के तर्क दिए गए, क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता, वगैरह वगैरह। सारा सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन क्या रहा, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो अभी तक आपने सुना, पहले वीडियो में आपने देखा कि मदरसा में क्या पढ़ाया जाता था। फिर आपने देखा कि किस तरह से हाई कोर्ट ने उस डिटेल को समझा और कहा कि ये जो कानून है ये भी सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है, इसलिए उन्होंने कानून को ही रद्द किया। फिर ये मुद्दा ऑब्वियसली जिन लोगों का इंटरेस्ट हर्ट हुआ वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट का जब कंक्लूजन या निर्णय आया तो वो क्या था, अब हम उसको समझते हैं। The Madrasa Act regulates the standard of education in madrasas recognized by the board for imparting madrasa education। कि भाई मदरसा एक्ट है, उनका एक बोर्ड है और वो वहां पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड देते हैं। अभी वहां का एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या था वो हमने देख लिया। अगर उसको स्टैंडर्ड हम मानते हैं तो मुझे लगता है कि हमें सोचना होगा कि हम किस तरह के समाज को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे अगर मदरसा एजुकेशन लेके समाज में आते और फिर कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही, तो गलती किसकी है? फिर आप ये नहीं कह सकते कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। हम लोगों को कामगार बना ही नहीं रहे या काबिल बना ही नहीं रहे, तो बेरोजगारी तो होगी ही। The Madrasa Act is consistent with the positive obligation of the state to ensure that students studying in recognized madrasa attain a level of competency which allow them to effectively participate in society and earn a living। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी भाषा है, लेकिन मुझे लगता है इसको और सिंप्लीफाई करके क्लियर कहा जा सकता था कि भाई बच्चों को आप वो पढ़ाओ। आपने इसमें लिख दिया कि टू अटेन ए लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, विच कॉम्पिटेंसी, अगेंस्ट व्हाट, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? रिक्शा चलाने वालों से, मैकेनिक से, आईटी प्रोफेशनल से, बाकी एजुकेशनल सिस्टम से? कॉम्पिटेंसी ऑफ व्हाट? मदरसा में तो ऐसा कहीं कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है नहीं। उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम मौलवी पैदा कर रहे हैं। तो मौलवी में अच्छे मौलवी पैदा हो, क्या ये कॉम्पिटेंसी का सवाल था? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मदरसा एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव रहा और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टू अटेन द कॉम्पिटेंसी, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, विच कॉम्पिटेंसी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को मेरे को लगता है कि एलोबरेट करना चाहिए था कि टू इन लाइन विद साइंटिफिक पैरामीटर्स और इन लाइन विद अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कहीं तो बेंचमार्किंग करते। कॉम्पिटेंसी अपने आप में एक बैकवर्ड वर्ड हो जाता है अगर वो बेंचमार्क नहीं होता है, क्योंकि आप किसको कॉम्पिटेंट बोलो? आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल राइट टू एजुकेशन एक्ट, इनको साथ देखना चाहिए, बात सही है। The board with the approval of state government can enact regulation to ensure that religious minority institution impart secular education। अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर मदरसा बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि आप इनको सेक्युलर एजुकेशन दो। सेक्युलर एजुकेशन क्या होती है दोस्तों? क्या मैथमेटिक्स सेक्युलर एजुकेशन है, या फिजिक्स सेक्युलर है, केमिस्ट्री सेक्युलर है, हिस्ट्री सेक्युलर है या नहीं? अगर मैं मुगल कालीन पढ़ाता हूं या मैं उसमें रामायण पढ़ाता हूं, दोनों इतिहास है। अगर मैं रामायण पढ़ाता हूं तो क्या ये सेक्युलर रहेगा, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अगर मैं सिर्फ मुगल कालीन पढ़ाता हूं तो क्या ये सेक्युलर रहेगा? ये सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। हम सेक्युलर एजुकेशन किसको मान रहे हैं? साइंटिफिक एजुकेशन को या सोशल साइंसेस को भी, जहां पे अलग अलग विचारधाराएं रही? इसको भी हमें क्लैरिफाई करना होगा, क्योंकि ऑर्डर इसमें बहुत खुला रास्ता छोड़ता है कंट्रोवर्सीज का, डिस्प्यूट्स का। मुझे लगता है यहां पे कोर्ट को थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहिए था। सेक्युलर एजुकेशन ऑफ ए रिक्विजिट स्टैंडर्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर माइनॉरिटी कैरेक्टर। रिक्विजिट स्टैंडर्ड, सेक्युलर एजुकेशन ऑफ रिक्विजिट स्टैंडर्ड मींस व्हाट? इस नाम की टर्मिनोलॉजी कहां पे है? क्या किसी संविधान में है? क्या किसी यूजीसी के एक्ट में है? क्योंकि आप किसके साथ बेंचमार्किंग करेंगे, इसको मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को एलोबरेट करना चाहिए था। मे बी आप ये कह सकते थे इन लाइन विद सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड या इन लाइन विद अदर एजुकेशन बोर्ड ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेट्स और व्हाटएवर। अब यहाँ पे तो किसी को नहीं पता कि कौन सा सेक्युलर एजुकेशन और किस रिक्विजिट स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं। अगर आज मान लीजिए बीजेपी की सरकार कहती है कि रिक्विजिट स्टैंडर्ड ये है कि आप साइंस पढ़ेंगे
और 50% या 70% टाइम आपका साइंस और मैथ्स और एजुकेशन में जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा, तो मौलवी ये कहेंगे देखिए ये हमारे रिलीजियस कैरेक्टर को हर्ट कर रहे हैं, हमें रिलीजन नहीं पढ़ाने दे। बोल सकते हैं ना कि साहब मेजॉरिटी तो आप सेक्युलर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर माइनॉरिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहा? तो माइनॉरिटी कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो फिर इसका मतलब है कि 50% एजुकेशन करिकुलम तो फिर माइनॉरिटी के हिसाब से होना चाहिए। ये अपने आप में कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस का निर्णय है, लेकिन मेरे को कंफर्ट नहीं आ रहा है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि मैं इसका मतलब क्या समझूं। द मदरसा एक्ट इज विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड ट्रेसेबल टू एंट्री 25 of list 3. However, the provisions of Madrasa Act which seeks to regulate higher education degree such as Fazil and Kamil are unconstitutional as they are in conflict with the UGC Act as specified in entry 66 of list 1. पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपने बोल दिया, बिल्कुल सही किया कि आपको यूजीसी के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर आप उनको ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं। इसका मतलब यूजीसी का कोर्स जो गाइडलाइंस है वो लागू करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, जिन्होंने पूरी स्कूल लाइफ में कभी साइंस नहीं पढ़ी, मैथ्स नहीं पढ़ी, अचानक क्या वो बच्चे ग्रेजुएशन के एडमिशन के समय कॉम्पिटेंट हो जाएंगे उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? अपनी जिंदगी के 10 साल उन्होंने वो सब्जेक्ट के बारे में सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। आप उठा के देख लीजिए मदरसाओं के करिकुलम, वहां मैथ्स का नाम ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स में लॉजिक आता है, थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है। तो क्या जानबूझ के मैथ्स को बाहर रखा गया? कंप्यूटर साइंस नहीं है, बाकी विज्ञान नहीं है, ऑप्शनल दे रखे। लेकिन रिलीजियस एजुकेशन मैंडेटरी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप फेल हो जाइए, कोई चिंता नहीं है मदरसा को, लेकिन अगर आपने रिलीजियस सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसका मतलब बच्चों को रटाए बगैर गुजारा नहीं है। ये बात समझनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बगैर यूजीसी के नहीं दे सकते। लेकिन सवाल वहीं आ जाता है दोस्तों, जिसने स्कूल में पढ़ाई नहीं करी वो क्या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट साइंस में कर पाएगा, मॉडर्न एजुकेशन में कर पाएगा? जिस एरिया में दुनिया में कैरियर बन रहे हैं, क्या वहां पे वो बच्चा अपने आप को खड़ा कर पाएगा? यही कारण है कि कॉलेजेस में ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा है माइनॉरिटीज का। जो बच्चे मदरसा से आते हैं वो आगे नहीं पढ़ पाते। मुझे लगता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एक राइडर लगाना चाहिए था कि जो बोर्ड एजुकेशन तक भी, जो स्कूलिंग एजुकेशन है, दैट शुड बी इन लाइन विद अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स ऑफ द कंट्री। इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज मैनेज करें, मदरसा को मैनेज करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे बैठ के पढ़ाओ, कुर्सी मेज पे पढ़ाओ, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो एजुकेशन क्वालिटी है, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है, एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं, वो सरकार तय करेगी, वो मौलवी तय नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की। आज हम बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं, आईटी पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जो हमने कॉलेज में पढ़ा था, आज वो चीजें बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सोचिए कि अगर मदरसे के बच्चे नहीं पढ़ पाए तो समाज में उनका क्या स्थान होगा। और फिर हम अक्सर ये कहेंगे, फिर हम सेंसस करते हैं कि साहब हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है। आप उनको काबिल बना ही नहीं रहे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। और फिर हम कहेंगे कि जो अनएम्प्लॉयड है उनको भत्ता देंगे। तो एक तरफ आप उनका कैरियर बर्बाद करिए और फिर आप टैक्स पेयर का पैसा उन पर लगाइए, क्योंकि हम उनको पढ़ा नहीं सके इसलिए हमें भत्ता देना है। मुझे लगता है कि इस जजमेंट को, मैं तो ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास मौका था एक बहुत बड़ा सुधार करने का माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए, खासकर मुस्लिम बच्चों, मुस्लिम परिवारों के लिए। हम शायद आधा अधूरा जजमेंट देके छोड़ दिए। हमने छोड़ दिया स्टेट पे। और आपको पता है कि स्टेट में पॉलिटिकल एंगल चलता है, क्योंकि जो मदरसा एक्ट बनाया था वो भी तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत, मुलायम सिंह जी की सरकार ने। आज अगर योगी साहब की सरकार बनाती है तो लोग कहेंगे देखिए आप एंटी माइनॉरिटी। तो स्टेट पे ना छोड़ के सुप्रीम कोर्ट को बेंचमार्किंग करनी चाहिए। खैर वो चूक गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो निर्णय इन्होंने कानून को स्क्रैप ना करके सुधार के सजेशन दिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड में भी स्क्रैप ना करके सुधार के सजेशन देती तो मुझे लगता है दोस्तों वो देश हित में होता, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता। आपको क्या लगता है? मैं सुप्रीम कोर्ट की काबिलियत पे तो शक कर ही नहीं सकता, लेकिन नागरिक होने के नाते हम अपने विचार तो रख ही सकते हैं। इसी को ही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है। आपके जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
चैनल सब्सक्राइब करिए और जो पिछला वीडियो है उसका भी लिंक इसमें दिया हुआ है, उसको भी देखिएगा। सब शेयर करिए ताकि ये चर्चा आगे बढ़े। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।